से बुलाते थे। पर मैं जैसे जैसे बड़ी हुई तो मैं अपने बायोलॉजिकली जो जेंडर था उससे मेरा साइकोलॉजी मैच नहीं कर रहा था। मेरा मन और मेरा शरीर दोनों ही अलग था। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि लोग इसको समझने की बजाय मजाक उड़ाते थे। और एक जर्नी वहाँ से शुरू हुई और इस जर्नी के बाद जब खुद को मैं समझ पाई तब तक मैं 37 की हो गई थी। और तब मैंने ये कविता लिखी है। और ये कविता लिखते वक्त जो आम आदमियों के भीतर होता है, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, वो दोनों ही चीज़ें मेरे पास नहीं थी। तब मैंने ये कविता लिखा है। और ये कविता इस तरह से है कि हाँ, मैं किन्नर हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, अंधेरे को चीरती हुई उजाला हूँ, हाँ मैं भोर हूँ। मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, मैं स्त्री और पुरुष का संगम हूँ, हाँ मैं अर्धनारीश्वर हूँ। मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, मैं जल और थल से बनी पृथ्वी हूँ, हाँ मैं सृष्टि हूँ। मैं पिता की साहस, मैं पिता की साहस और माँ की ममता, हाँ मैं संसार हूँ। मैं ना भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं ना भिखारी हूँ ना ही फरिश्ता हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, हाँ मैं इंसान। आज़ादी जो हर इंसान के पास में है। एक लड़का है या एक लड़की है और उसका जो जेंडर रोल है या जेंडर एक्सप्रेशन है, उसके लिए उसे आज़ादी है। पर हमें आज़ादी नहीं है। हमें आज़ादी इसलिए नहीं है क्योंकि हम बायोलॉजिकली लड़का या लड़की पैदा होते हैं, पर हमारा जो जेंडर एक्सप्रेशन रहता है वो बिल्कुल अपोजिट रहता है। और समाज में हम लोग हाशिए पे आ जाते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि हम समाज का जो जेंडर रोल है उससे बाहर है। तो फाइनली समाज, परिवार, माँ बाप हमें काट के अलग कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ जब हम स्कूलों में रहते हैं और वो समय हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। मुझे आज भी याद है जब मैं प्राइमरी स्कूल में थी, जब मैं मिडिल स्कूल में थी, तो मैं जो लड़कियां थी उनके पीछे बैठती थी या फिर मैं फर्स्ट डेस्क में बैठती थी और लोग मुझे देख के हंसते थे। और मैं तो पूरे जो सर लोग बैठे बिल्कुल ऐसे ही एक छोटा लड़का की तरह, तो देख के हंसते थे। तो मुझे लगता था कि शायद फाइनेंशियली पुअर फैमिली से हूँ, इसलिए शायद वो लोग मुझे देख के हंसते होंगे। पर थोड़ी बड़ी होती चली गई और उसके बाद दूसरे बच्चे मुझे मामू, छक्का, सिक्सर इस टाइप से बोलते थे क्योंकि मैं लड़कियों के साथ ही खेलती थी। कई बार मैं स्कूलों में काजल लगा के जाती थी, तो मेरे टीचर प्रेयर में डांटते भी थे, तो मैं मिटा लेती थी। फिर क्लासरूम के अंदर जाती थी तो फिर काजल लगा लेती थी। मैं परेशान थी कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं दूसरे लड़कों की तरह बिहेव क्यों नहीं कर पा रही हूँ और सोच क्यों नहीं पा रही हूँ। तो ये मेरे बस की बात नहीं थी कि जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, जो चीज़ें मेरे अंदर स्वतः आ रही है, उसको मैं रोक सकूं, अंदर फीलिंग को रोक सकूं। हो सकता है कि जो बिहेवियर है उसको मैं काफ़ी हद तक कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। फॉर एग्जांपल कि मेरे अंदर आ रहा है कि मैं गुड्डा गुड्डी खेलूं, मैं दूसरी लड़कियों के जो गेम है, घर घर खेलने का है या कुकिंग का गेम है, वो मैं खेलती थी। लेकिन मैं कई बार खुद को रोक लेती थी कि नहीं, अगर मैं इसको खेलूंगी तो मेरे को पिटाई पड़ेगी। और मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, उनका एक ही तरीका था
इवन मेरे टीचर का भी, किसी पिटाई करो तो ये लड़का हो जाए। तो मुझे जितने भी नजर एक उम्र तक, जब तक कि मैं ये साड़ी नहीं पहनी तब तक सारे लोग मुझे लड़का ही बनाने पे तुले, जो कि मैं थी ही नहीं। मैं एक लड़की थी और एक लड़के के शरीर पे पैदा हुई। और मेरे जैसे तमाम लोग, सारे ट्रांसजेंडर, मेरे पार्टनर हैं, वो बायोलॉजिकली फीमेल पैदा हुए, पर उनकी साइकोलॉजी, उनकी फीलिंग, उनका बिहेवियर, उनका बातचीत, उनका तौर तरीका लड़कों की तरह था और वो लड़कों की तरह ही सोचते थे। और फाइनली फिर उन्होंने अपना घर छोड़ा और फिर वो आज एक लड़के के रूप में हैं। उन स्कूलों में उन दिनों ये भी होता था कि रात पढ़ाई होती थी और रात पढ़ाई में मैं भी जाती थी। और कई बार जो सीनियर रहते थे वो सेक्सुअल एब्यूज़ करने की कोशिश करते थे। और इस चीज़ को लेके मैं अपने परिवार में भी बताई कि वो सर ऐसे करते हैं, वो अंकल ऐसे करते हैं, वो लड़के ऐसे करते हैं। तो मेरी माँ ने मुझे ही चाटा मारा और उसने कहा कि तू लड़कियों जैसा है इसलिए तेरे साथ ऐसा हो रहा है, तेरे भाइयों के साथ तो नहीं हो रहा ना। तो बोले मर्द बन। तो मैं अपनी स्कूल लाइफ में जब भी गेम खेलने के लिए मैं जाती थी तो जहाँ सारे लड़के दौड़ते थे तो मैं भी रेस के लिए खड़ी होती थी हिम्मत करके, ताकि मेरे ऊपर एक टैबू लगा हुआ था, एक कमज़ोर व्यक्ति का, एक अछूत व्यक्ति का, और पता नहीं क्या क्या, अभिशाप, नपुंसक, हिजड़ा, ये सारे मेरे लिए आते थे। और इन सब के बीच में मुझे वो सोशल साइंस भी पढ़ना था, हिंदी भी पढ़ना था, मैथ्स भी करना था, पर वो कहाँ हो पाता ना। मेरे लिए तो मैं कौन हूँ वो एक चीज़ थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि दूसरे लोग जो मुझे परेशान कर रहे हैं वो बंद हो जाए और मैं जैसा जीना चाहती हूँ, जिस जेंडर एक्सप्रेशन के साथ में मैं जीना चाहती हूँ उस जेंडर एक्सप्रेशन के साथ में रहूँ। पर इतनी छोटी थी, उस ज़माने में तो कोई गूगल, कोई नेट, कोई यूट्यूब कुछ भी नहीं था। मुझे याद है कि जब हमारे गांव में पहली बार टीवी आई थी वो 1988 था, जब दूरदर्शन लॉन्च हुआ था। तो मैं देखी थी मेरे गांव में दो लोग हैं, एक तेजा जो बहुत पान खाता और लड़कियों की तरह चलता और सिर पे कपड़ा लेके वो दुकान लगाता है मार्केट पे, और दूसरा मैं देखी थी देववती को जो बहुत मोटी पायल पहनती थी, पान खाती थी और बहुत बिंदास तरीके से बात करती थी। और मैं कई बार जब फरसगांव बाज़ार में जाती थी तो मैं देखती थी कि वो अपने हाथ से, दोनों हाथ से सामान उठा के अपने टोकरी पे रख रही है। तो मैं फील करती थी कि मैं लड़की हूँ। मैं उन दोनों को देख के डर जाती थी क्योंकि लोगों ने मुझे बताया था कि तुम्हारे दोस्त हैं, तुम इनके जैसी हो। तो मैं बोलती थी कि मैं तो पढ़ रही हूँ और पढ़ के मैं जॉब करना चाहूँगा। मतलब उस समय तो चाहूँगा ही रहता था ना, क्योंकि विकास थी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। तो जैसे ही उन मोटी पायलों की आवाज़ में सुनती थी, मैं अपने घर के पलंग के नीचे घुस जाती, क्योंकि मुझे डर था कि एक दिन ये लोग उठा के ले जाएंगे, क्योंकि लोगों ने वो मुझे डर डाला हुआ था। पर यकीन मानिए मुझे आज तक, आज मैं उस गुरु चेला परंपरा में नहीं हूँ, मैं हिजड़ा कम्युनिटी के परंपरा में नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बोला कि तू आ और हमारी चेला हो जा, हम तेरे को बस्ती देते। किसी ने मुझे नहीं बोला। तो ये गलत धारणा है कि किन्नर किसी बच्चे को उठा के ले जाते हैं और उसको अपने में शामिल कर लेते हैं, या वो कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ जो लैंगिक विकलांग है, मतलब जिसका लिंग स्पष्ट नहीं है, तो उसको लेके गए और उसको बाद में फिर वो अपने समाज में शामिल कर लिया। ऐसा कतई भी नहीं है। अपनों से प्यार नहीं मिलता, माँ बाप ही हमें नहीं समझते, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम इस घर से निकल जाएं, क्योंकि हम ये महसूस कराया जाता है कि इस घर के लिए तुम कलंक हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन की शादी नहीं होगी, भांजा भांजी की शादी नहीं होगी, रिश्तेदार नहीं आएंगे, भतीजा भतीजे की शादी नहीं होगी। और
हमारी ज़िंदगी के बारे में कोई सोचता भी नहीं है कि ये भी कोई ज़िंदगी है। परिवार के हिसाब से या रिलेटिव के हिसाब से या सोसाइटी के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति लड़का और लड़की नहीं है तो फिर वो हमारे समाज के योग्य नहीं है। इसका उदाहरण ये है कि अगर मुझे समाज अपना अंग मांगता, देखिए भगवान मान के या फरिश्ता मान के लोग आज भी आशीर्वाद देते हैं, भिखारी समझ के लोग आज भी भीख देते हैं, सेक्स ऑब्जेक्ट समझ के आज भी लोग प्रोस्टिट्यूशन में कम्युनिटी के लोग को मोटिवेट करते हैं या उसका मिस यूज़ करते हैं। पर क्या कोई एक आम इंसान की तरह मानता है? नहीं मानता। जो मेरी बहनें ट्रेनों पे चली गई हैं और उनकी मौत कभी भी हो सकती है, अगर किसी भी पैसेंजर को पसंद नहीं आता है उस किन्नर का भीख मांगना या ज़बरदस्ती भीख मांगना, तो उसको धक्का देके ट्रेन से गिरा देते हैं। परिवार वाले तक उसको नहीं ढूंढते हैं क्योंकि ये उस परिवार से तो वो इंसान कब का ख़त्म हो चुका है जिस दिन वो मेल और फीमेल के जेंडर रोल में नहीं। आपके स्कूलों में भी शायद ऐसे कुछ बच्चे होंगे, कुछ लोगों के, या अपने जीवन काल में अपने आसपास ऐसे लोगों को देखे होंगे जो लड़का है पर लड़कियों जैसे हैं। उसे मेहंदी लगाना, उसे मेकअप करना, उसे रंगोली बनाना, उसे लड़कियों के साथ खेलना, उसे लड़की बन के डांस करना पसंद आ रहा होगा। पर उसके अंदर जो हुनर है, जो टैलेंट है, क्या उसके परिवार वाले इसे प्रमोट कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं? बल्कि ये कहा जाता है कि ये बैट बल्ला पकड़ो और क्रिकेट खेलो, लड़कों के ग्रुप में रहो, लड़का बनो। तो इस तरह से ये हमारा बचपन जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 12 साल, 14 साल, 16 साल में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो जाता है, यौन रोग हो जाता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है सेक्सुअल एब्यूज़। उसके बाद उस सेक्सुअल एब्यूज़ के बाद बिफोर 18 ही उन बच्चों को HIV हो जाता है। और ये तो तब पता चलता है जब वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी स्टेज में, किसी एज में बीमार होता है, तो कोई सर्जरी होती है, तो जब सर्जन लिख के देता है कि आपका ये टेस्ट कराना है, उसमें HIV भी रहता है, तब पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो HIV पॉजिटिव होता है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी, ये हाल ही की बात है। पिछले 5 महीनों में 7 लोगों ने सुसाइड किया। 7 लोग। एक कोटा रायपुर से है, एक चापा से है, एक अंबिकापुर से करण है जो राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना थी। उसके बाद एक ट्रांसमेन है, वो शायद बिलासपुर का है, और एक अभी हाल ही में रोशनी, जिसको मैं बहुत पहले से जानती थी, बहुत सुंदर ट्रांसजेंडर थी। ज़्यादातर लोगों का जो सुसाइड का कारण था उसका पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा था इसलिए। और ये कैसे बनता है सुसाइड का जो मेंटलिटी है खुद को ख़त्म कर देने का, क्योंकि हमें लोगों ने सिखाया ही नहीं है कि खुद से प्यार करना चाहिए। लोगों ने तो मुझे बेकार और नकार समझ के रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन से किसी के अंदर अपने लिए क्या आएगा? नेगेटिविटी ही आता है। तो फाइनली हम सारे लोगों से लड़के खुद को जन्म देते हैं विकास से विद्या के रूप में। और मुझे पता है कि साड़ी पहनने के बाद में मेरे साथ में कोई भी नहीं रहेगा। मेरी माँ भी नहीं, मेरा घर भी नहीं, मेरे गांव के सहेलियाँ भी नहीं, मेरे दोस्त भी नहीं, पापा का भी सपोर्ट नहीं, भाई का भी सपोर्ट नहीं, फिर और कोई लाइवलीहुड भी नहीं। शरीर बेचना, भीख मांगना, लोगों के घर जाके नाचना, यही काम मिलता है। कोई रिजर्वेशन भी नहीं है। तो इन लोगों की मौत का मुझे बहुत एक गहरा दुख है कि मैं बचा नहीं पाया। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि एक आदमी हर किसी का काउंसलिंग करे।
जब तक सरकार के लोग और समाज के जो लोग हैं, जो हर एज ग्रुप पे लोगों को मेंटल सपोर्ट देते हैं और सोशल इंक्लूजन करते हैं, उन जगह पे दोनों जेंडरों के साथ में तीसरा जेंडर के लिए समावेशी नहीं होगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि मतलब लोगों का जो सुसाइड करना है वो रुक जाए। और हाँ, एक लड़की को ट्रेन से धक्का देके मार दिया गया था और उसका न्यूज़ हमें हाल ही में मिला था। तो इस तरह से मेरे जानने वाले 7 लोगों की डेथ हो गई, मतलब बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने एक समय सुना होगा कि जो वर्धा है, महाराष्ट्र है, उसके आसपास के बहुत सारे जो किसान हैं वो लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही घटना अभी हमारे समाज के साथ है। ये तो ये है कि हम लोगों को जान रहे हैं तो पता चल पा रहा है कि वो हमारी कम्युनिटी से थे तो वो ख़त्म हो गए। स्कूलों में मुझे लगता था कि मैं जितनी जल्दी बड़ी हो जाऊं, मैं अपने पैरों में खड़े हो जाऊं ताकि कोई मुझे छक्का ना बोले, मामू ना बोले। और ये शब्द सुन के न लगता था किसी ने मुझे जहर पिला दिया, क्योंकि अगर हम किसी ST SC भाई बहनों को उनके दुष्प्रचलित नामों से उनको बुलाएं, जातिगत सूचक करें, तो कितना बुरा लगता है ना। और अगर कोई बच्ची या कोई महिला जो है वो अगर उससे बच्चा नहीं हो पा रहा है तो किस तरह से उसके लिए बोला जाता है। और यही चीज़ें हम अपने लिए लोगों से सुनते हैं। तो लोगों के लिए जो एक सॉफ्टनेस रहती है, जो एक दूसरे व्यक्ति के लिए एक भरोसा बनाता है, वो हमारे अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। हम लोग मेंटल डिसबैलेंस भी हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सारा परिस्थिति की वजह से चीज़ों को हम या तो मेरा भी कई बार आदत हो जाता है कि या तो मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाऊंगी, बहुत जल्दी हंसूंगी, बहुत जल्दी खुश हो जाऊंगी। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैं हो सकता है मेरे में ये परसेंटेज कम हो, लेकिन ये ज़्यादातर कम्युनिटी में ज़्यादा रहता है। और जब मेरा जो जेंडर है, मेरा साइकोलॉजी जेंडर है, लड़की का है, तो अगर मेरे परिवार वाले एक लड़की की तरह पाले मुझे, तो मेरा जो बिहेवियर है वो एक आम महिला की तरह होगी। ठीक है, मुझे पता है फ्रीडम होगा, जेंडर एक्सप्रेशन भी होगा, पर एक मर्यादा भी होगा, एक अनुशासन भी होगा, पर वो नहीं मिल पाता और वो समाज बना नहीं पाता, क्योंकि परिवार सिर्फ और सिर्फ पिटाई करता है कि तुम मर्द बन जाओ। और मेरे साथ स्कूलों में कई बार ये भी होता था कि जैसे मैं खड़ी हूँ तो अचानक आके किसी ने पेंट खींच दिया। मैं सॉफ्ट रहती हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं पानी भरने गई कभी नल पे, तो सर पे पानी लाई मटके से, तो लोग सीधा बोलने लग जाएंगे कि चिंटू तो हिजड़ा है, इसका बेटा तो हिजड़ा हो गया, इसका भाई तो कोई काम का नहीं है। झाड़ू लगाती थी तो सवाल होते थे कि घर का लड़का जवान हो रहा है और घर पे झाड़ू लगाता है, आंगन पे झाड़ू लगाता है। बर्तन साफ कर रही हूँ तो भाई बोलते थे तेरी तो शादी कराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी लिपाई करती थी, पोछा मारती थी या बर्तन साफ करती थी, तेरी तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तू तो सब काम कर सकता है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था अभी भी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं एक सुंदर सी लड़की बनूं और रहूं। कभी कभी वो मेरे बिहेवियर से दिखता था, नेल पॉलिश लगाते हुए, काजल लगाते हुए, थ्रेडिंग बनाते हुए, लड़कियों के साथ खेलते हुए, पर सब लोग मारते थे। तो फिर मैंने प्लान किया कि मुझे नहीं जीना है। तो घर के पास में एक कनेर का पेड़ था, तो वहाँ से फिर मैंने बहुत सारे पेड़ बीज निकाले और उसको पीसी और फिर मैं उसको पी ली। उल्टियाँ होने लगी और फिर से पिटाई पड़ा कि तुमने ये क्यों किया। फिर घर से भाग जाती थी तो माँ परेशान हो जाती थी, सिंगल पेरेंट्स की मदर। और फिर थाना कचहरी होता था, फिर मैं मिलती थी, फिर आती थी, फिर पिटाई पड़ता। फिर मैं घर के पास में, मेरे घर के पास में बहुत सारी लड़कियां रहती थी, उनका घर था, तो मैं उनके साथ खेलती थी, फिर दिखाई देती थी तो पिटाई। तो ये पिटाई खा खा के ही पूरा लाइफ आगे बढ़ा है। और
कई बार ये लगा कि मुझे नहीं जीना है क्योंकि मुझे कोई नहीं समझ पा रहा है और मैं गलत हूँ। यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मेरे पास में इच्छा शक्ति थी, जो ज़िंदगी जीने के लिए पॉजिटिविटी थी, जो आत्मविश्वास था, वो लोगों ने मेरे से छीन लिया। जबकि लोगों से मैंने कुछ भी नहीं छीना था, उन्हें कभी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया था, और मुझे नहीं, मेरे जैसे सब तमाम लोगों से ये जो कॉन्फिडेंस, विल पावर और पॉजिटिविटी है ना, वो सोसाइटी और पेरेंट्स जो है वो ले लेते। इवन मैं सिस्टम को भी कहूँगी, क्योंकि ये सिस्टम में अगर कोई वैकेंसी निकलती है मेल फीमेल का, तो अगर वो ट्रांसजेंडर नहीं है मतलब वो सिस्टम सेंसिटिव नहीं है। अगर ट्रेनिंग हो रहा है और वहाँ पे सभी विषयों पे बात हो रही है और ट्रांसजेंडर पे नहीं हो रही है, मतलब वो सिस्टम सेंसिटिव नहीं है। राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर लेबर कार्ड से लेकर जॉब, रिजर्वेशन तक, अगर जहाँ मेल और फीमेल और मार्जिनाइज्ड कम्युनिटी के लिए अगर वहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा है और वहाँ पे ट्रांसजेंडर मिसिंग है, इसका मतलब है कि वो सेंसिटिव नहीं है। तो ये सेंसिटिव करने के लिए ही मैं काम करती हूँ, और आज भी जो हम बातचीत कर रहे हैं वो संवेदनशीलता के ऊपर ही है, क्योंकि आप अपने जीवन काल में बहुत सारे बच्चों से मिलोगे, है ना। और उस समय कोई ऐसा बच्चा हो, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो मैं सोचती थी कि काश कोई एक शिक्षक मुझे आके ये कहे कि तुम नॉर्मल हो, बस मैं इतना चाहती। और अगर ये कॉन्फिडेंस मुझे मिल जाता ना, तो मैं सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन सब किताबों में ध्यान देती। लोग मुझे नॉर्मल नहीं है करके परेशान करते थे, तो मैं उससे नॉर्मल होने की प्रयास करती थी कि मैं इसे फॉरगेट करूं, क्योंकि हर लड़का मुझे, अक्सर लड़के छेड़ते थे, तो मैं कभी विरोध करूं तो उन लोग मार पिटाई भी आ जाते। तो ये उसके बाद कई बार स्कूल में बाथरूम में बंद कर दिया गया, मेरे ऊपर पेशाब किया गया, इंटरनल पार्ट टच कराए गए, और वो ये चेक करते थे कि ये लड़का है या नहीं। डर के मारे में स्कूलों में बाथरूम भी नहीं जाती थी। जब सुबह जाती थी घर में, उसके बाद जब मैं शाम को आती थी तो 5:30 बजे जाती थी, क्योंकि मेरा गांव में जो स्कूल रहता था वो 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहता था, 1 से 1.5 किलोमीटर है। तो कई बार तबीयत भी खराब हुई, मैं बहाने भी मारा, पर ये पता था कि जो लोग आज टीचर हैं, जो लोग आज एक अच्छे प्रोफेशनल में हैं, वो लोग उस मुकाम तक इसलिए पहुँचे क्योंकि उनका जो एजुकेशन का बेस है वो मजबूत, उन्होंने मेहनत किया। इसलिए मुझे भी लगता था कि कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगी, पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। अगर मैं पढ़ना छोड़ दी तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँ। और मुझे नहीं पता था कि मैं आगे जाके एक सोशल वर्कर बनूंगी, क्योंकि मैं तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि मैं हाउस वाइफ बनूँ, क्योंकि प्यार कभी मिला नहीं, तो मुझे ये लगता था कि वो पार्टनर से मुझे प्यार मिले। जब पहली बार एक लड़कियों को मैं पसंद करी, तो फिर मैं उसे बोल भी नहीं सकी कि मैं तुम्हें पसंद करती थी, क्योंकि इनडायरेक्टली उसने मुझे कह दिया था कि ठीक से चल, लड़के जैसा। और कभी मैं बोली भी कि मैं ऐसा सोचती हूँ, तो उसने कहा अपने दिमाग का इलाज करा, तेरा दिमाग खराब हो गया, एक लड़का दूसरे लड़के को कैसे पसंद कर सकता है। तो फिर बोली ही नहीं। और मैं ढूंढ रही थी कि मेरे जैसे लोग कहाँ हैं भाई, क्योंकि जब मैं टीवी पे देखती थी कि सज रही गली मेरी अम्मा, तो मेरी जान निकल जाती थी, क्योंकि मेरे साथ जितने लोग पीछे साथ में टीवी देख रहे हैं, वो लोग भी उसको देख रहे हैं और मुझे रिलेट कर रहे होंगे कि ये ऐसा ही है, या ऐसा ही बनेगा, या आगे जाके भीख मांगेगा साड़ी पहनकर। तो मैं मतलब डर जाती थी। लेकिन एक समय आया जब मैं 12th कंप्लीट कर ली, और कभी कभी कल्चर प्रोग्राम होता था तो मैं डांस भी करती थी। तो डांस करने के बाद जो हमारे दूसरे जो लड़के लोग थे या सीनियर थे, तो वो लोग तो चिढ़ाते थे
तो और अब घर वालों के साथ निकलना मुश्किल हो गया। अभी मैं माँ के साथ बाजार गई हूँ तो अचानक किसी ने बोला और चांदनी कैसी है, तो तकलीफ होती थी। वो मेरे अंदर में कला है, वो आर्ट है कि मैं डांस कर सकती हूँ। इतना आसान नहीं होता नाचना, और अब एक डांस के जरिए अपने आप को एक्सप्रेस करना भी इतना आसान नहीं होता, वो भी एक साधना होता है। और इस नेचर ने, इस गॉड ने किसी किसी को ये नेचर दिया हुआ है, हालांकि सबको अलग अलग हुनर दिया हुआ है। तो ये हुनर, ये कला मेरे पास में है, लेकिन वो मेरे जेंडर के साथ रिलेट करके डिस्क्रिमिनेशन है और एक स्टिग्मा है जो मुझे रोड बाजार में मुझे इस तरह से कमेंट्स किए जा रहे हैं। पर मैं क्या आवाज़ उठाती, क्योंकि वो प्रताड़ित करने वाले में मेरे भाई भी थे, मेरे अपने भी थे, मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ भी थी। ये बात अलग है कि वो नासमझ थी, उनके पास इतनी समझ नहीं थी। उसके बाद स्कूल हुआ, फिर मैं 1 ईयर शिक्षा कर्मी की ओनगुड़ में, फरसगांव बस्तर से कोई है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। तो ओनगुड़ में मैं 1 ईयर शिक्षा कर्मी थी, और उसके बाद जितना मेरे शिक्षकों ने मुझे सिखाया था, मतलब कल्चर प्रोग्राम हो गया या साहित्यिक जो भी कार्यक्रम होते हैं या क्रीड़ा प्रतियोगिता है, वो सब उन बच्चों को सिखाई। और उस स्कूल में 1 या 2 बच्चे 5th क्लास में पास होते थे। उस समय का रिजल्ट आया कि जो है 11 बच्चे पास हुए और 1 बच्ची सप्लीमेंट्री आई, इस तरह से। और जो मैंने अपने शिक्षकों से सीखा था, रात पढ़ाई के लिए मैं क्लास के बाद घर बुला लेती थी। आश्रम और स्कूल, मतलब जनपद स्कूल और आश्रम दोनों एक साथ था, तो आश्रम के बच्चों को फिर मैं मतलब खेल के लिए तैयार करती थी। खो खो, कबड्डी, रनिंग, ये लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये उधर मॉर्निंग पे चलता था। शाम को सारे बच्चों को अपने घर में बुला लेती थी, और मेरे पास में उस समय एक मिट्टी तेल वाला दिया रहता था, क्योंकि वो ये समय है 97-98 की बात है, तो उस समय लाइट का भी इशू रहता था। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, और मैं जिन शिक्षकों के मार्गदर्शन में मैं पढ़ाई की, उन शिक्षकों के साथ में रेफरी भी थी, और मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मेरी बातों को भी सुना जा रहा है। पर दोबारा जब फिर से वैकेंसी आई तो फिर मेरा जॉब नहीं लगा, मेरा नाम वेटिंग लिस्ट में आया। फिर मैं ITI करने लगी, और ITI के लड़के तो और भी बदमाश थे। क्लास चलते रहती थी और पीछे से फेंक के मारते थे। और एक दिन फिर मैंने उनका विरोध किया, तो सारे लड़के जो है वो पकड़ के मुझे मारने लग गए। और जब मैं अपने घर गई तो मेरी बहन ने बोला कि तेरे चेहरे पे चोट कैसा है करके। मैं अपनी स्टडी रूम में ही थी, और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती थी क्योंकि मेरी बहन भी टीचर है। और लेकिन उसके मन में बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए रहती थी कि पैर रगड़ के मत चल, मतलब पैर उठा के चल, लड़कों के जैसा सीना चौड़ा करके चल, शर्मा मत, खाना ऐसा मत खा। तो इतना बंधन मतलब मेरे बॉडी से तो फीमेल का ही बिहेवियर बाहर निकलता था ना। जैसे मैं आज बात कर रही हूँ, जो मेरे फेस पे एक्सप्रेशन आ रहा है वो मेरे उस समय भी था, लेकिन उस समय ज़्यादा मैं पॉइंट आउट होती थी। अब मुझे कोई नहीं बोलता, और अब तो डरते हैं। लेकिन ये भी तकलीफ है कि लोग अब डरते हैं। पानी पी लेते हैं। यहीं में ध्यान दीजिएगा सब लोग। हो गया पानी? ठीक है। वो ITI सबसे खतरनाक जगह रहती है, और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदमाश लड़के वहाँ पे पढ़ाई करते थे। और मेरे साइकिल का पंचर कर देना, मेरा टिफिन खा लेना, मेरा नोटबुक फाड़ देना, मुझे बाथरूम में लॉक कर देना, और फिर मार पिटाई करना। तो मेरी बहन मुझे देखी, फिर मैंने कहा कि मेरे साइकिल का एक्सीडेंट हो गया है। तो उसने कहा साइकिल तो ठीक है। तो मेरे जीजा जी अक्सर, जब मैं, वो CSEB में अकाउंटेंट थे, अभी रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो अक्सर मुझे ITI में देखने आते थे कि सब चीज़ ठीक है ना। क्योंकि ITI में तो बिल्कुल ऐसा था, 1-2 पीरियड के बाद सब
बंक मार देते थे, सब टाकी चले जाते थे फिल्म देखने के लिए। तो वो मुझे देखने भी आते थे और मुझे बहुत सपोर्ट किए, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी हो गई क्योंकि मैं फिर वॉशरूम तो जाती ही नहीं थी डर के। तो इस तरह से वो रहा मेरा। उसके बाद मैं रायपुर आई क्योंकि जॉब कहीं नहीं लगा। अच्छा, ITI में अच्छे नंबरों से मैं पास भी हो गई। आज भी दोस्त हैं कुछ लोग वहाँ से। और फाइनली रायपुर में मैं एक कहना चाहिए कि एक होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर बन गई। फिर अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, PGDCA, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट और होटल मैनेजमेंट और MSW मैंने वहीं से किया। अब आप सोच रहे होंगे इतना क्यों पढ़ना पड़ा। कुछ और नहीं था करने के लिए। मतलब रात में होटल में फ्रंट ऑफिस मैनेजर की काम करती थी। सोचती तो थी कि मैं लड़की बन जाऊं, पर इतना आसान है क्या, क्योंकि उस माँ को कितनी तकलीफ होगी जिसने बेटा पैदा किया है। उन भाई बहनों के लिए कितना तकलीफ होगा कि वो मुझे इस रूप में एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत कठिन था कि मैं ट्रांजिशन पे जाऊं, और उस समय ट्रांजिशन कैसा होता है ये भी मुझे नहीं पता था। 3 साल होटल में ड्यूटी करने के बाद मुझे ये पता चला एक वेटर के थ्रू कि यहाँ कलेक्टर गार्डन है जहाँ पे मेरे जैसे लोग आते हैं। मेरे जैसे लोग मतलब पेंट शर्ट ही पहनते हैं, पर वो लड़कियों जैसा बातचीत करते हैं। और फाइनली मैं उस गार्डन गई, बहुत हिम्मत करके 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन के बाद मैं अंदर गई। दोस्ती हुआ, और वो भी मेरे तरह नॉर्मल ही थे। दिन में काम करते थे अपनी पहचान छुपा के, पर रात में जैसे वो हैं वैसे वो 2 घंटा दोस्तों और सहेलियों के साथ में टाइम एक्सपेंड करते थे। एक चीज़ देखे होंगे कि आप सोचते भी होंगे या पता नहीं, इन ट्रांसजेंडरों की शादी नहीं होती तो इनको जो पार्टनर और फैमिली से मेंटल सपोर्ट मिलना चाहिए वो कहाँ से मिलता है? वो नहीं मिलता। हर एक इंसान की शरीर की ज़रूरत होती है जब वो युवावस्था में होता है या जिस भी अवस्था में हो, वो इन ट्रांसजेंडरों को कैसे पूरा होता होगा? वो भी नहीं होती। मेरी बहुत सी सहेलियां हैं जो एक अच्छे पोस्ट पे हैं, पर अपना शरीर की ज़रूरत पूरी करने के लिए रोड पे निकलते हैं, क्योंकि इस परिवार और इस समाज और इस सोसाइटी ने कम्युनिटी के लिए शादी की व्यवस्था नहीं की, बच्चा एडॉप्ट करने की व्यवस्था नहीं की है, शादी की व्यवस्था नहीं की। अब आप सोचें, तो एक इंसान होने के बावजूद इंसान के द्वारा बनाए हुए जो समाज की संरचना है उसमें आज भी शामिल होने के लिए प्रयासरत है। अंदर गई, पता चला बहुत, फिर मैं कम्युनिटी से मिली, बहुत सारे लोग, मुझे भी डर लगता था थोड़ा थोड़ा कि बाल बड़ा है, ऐसा क्यों बात करते हैं, वैसा क्यों बात करते हैं, ताली क्यों बजाते हैं, गाली क्यों देते हैं, कपड़ा क्यों उठाते हैं। मेरे अंदर भी वही सवाल थे, पर मैं अंदर गई तो पता चला ये तो मेरे ही जैसे। जब कोई बहुत परेशान करता है तो फिर वो उनके बिहेवियर में आ जाता है, उग्र हो जाते हैं। और ये भी है ना कि उनको देखने वाला कौन है। जब वो सही थे और सही कर रहे थे और सही बनने के लिए कर रहे थे, तब तो लोगों ने उसे अलग है कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो अब जब अलग हो ही गए हैं तो फिर उनसे उनके बिहेवियर के लिए कौन सवाल करेगा? और लोगों ने ये सिखाया है ताली और गाली और कपड़ा उठाने से पैसा मांगना। अगर कोई 80 साल का बुजुर्ग हमारे पास आए और पैसा मांगे तो 100 में से 20 लोग तो यही कहेंगे, शायद 80 लोग भी, कि माफ करो बाबा आगे जाओ, या हम अनदेखा कर देंगे। तो ये चीज़ें हैं इस समाज ने ही जो सिखाया, वो एक्शन का ही रिएक्शन है। उसके बाद अब समय आया कि मैं थोड़ा कम्युनिटी के बारे में बातचीत करने लगी, सर्च करने लगी, तो ये पता चला कि मात्र 2% ही ट्रांसजेंडरों का फैमिली एक्सेप्टेंस है। मतलब 100 में से मात्र 2 लोग को ही परिवार वालों ने स्वीकार किया है इस रूप में, मतलब शरीर रूपांतरण करने के बाद और सामाजिक पहचान बदलने के बाद। उसके बाद ये देखिए कि 33% जो लोग हैं वो सुसाइड कर लेते हैं फैमिली प्रेशर की वजह से, पार्टनर की वजह से, और लगभग 42% जो कम्युनिटी के लोग रहते हैं वो HIV पॉजिटिव हो जाते हैं।
कोई भी ट्रांसजेंडर और जॉब में इतने लोग हैं कि आप उंगलियों से गिन सकते हो, फला 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 लोग जॉब में हैं। तो इस तरह से चीज़ें थी। फिर हमें लगा कि बात करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, और 2009 से फिर हमारा संघर्ष शुरू हुआ। और हाँ, फिर चेंज कैसे आया वो मैं बताना चाहूँगी। इस बीच में मैं 2 बार रिलेशनशिप में चली गई, लेकिन 2-2.5 साल के बाद मुझे जो मेरे पार्टनर थे उनकी रियलिटी पता चल जाता था कि वो लोग लॉन्ग टाइम के लिए मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं हैं। तो फिर लड़ाइयाँ होती थी और हम अलग होते थे, पर बहुत तकलीफ़ होती थी। और जब प्यार होता था तो बहुत अच्छा भी लगता था। और उसके बाद हुआ ये था कि आप जैसे ही सर मैडम, हम लोग एक दिन कलेक्टर गार्डन में आए थे, तो हमारे साथ उन्होंने बैठा और चाय का ऑफ़र किया, और हमारी जेंडर ओरिएंटेशन और हमारी सेक्सुअलिटी को जान के उन्होंने हमारे साथ वो एक जगह बैठे, तो हमें बहुत अच्छा लगा। फिर मैं होटल का काम छोड़ के मैं एनजीओ में आ गई, और फिर उसके बाद कम्युनिटी से मिलने लगी और HIV के लिए काम करने लगी। फिर सरकार से मिलने लगे और सरकार से पैरवी करने लगे, और पैरवी करते करते हम मंत्रालय तक पहुँचे, डायरेक्टरेट तक पहुँचे, अलग अलग डिपार्टमेंट तक पहुँचे, और ये आसान नहीं था। और हर टेबल पे हमें सेंसिटाइज करना पड़ा, बिकॉज अगर मुझे ट्रांसजेंडर विषय को जुड़वाना भी है तो वो पहले बोर्ड बनाना पड़ेगा। बोर्ड सरकार के फिर सेक्रेटरीज रहेंगे, उसमें मिनिस्टर रहेंगे, वो मामला कैबिनेट तक जाएगा, तो कैबिनेट तक जाएगा तो सेक्रेटरी से लेकर कैबिनेट तक कई बार उनसे मिलना। तो हमने बोर्ड बनाया, हर ज़िले पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी है, बोर्ड की मैं मेंबर भी हूँ, जिसमें शासन के 9 प्रमुख सचिव हैं, और मैं हूँ, और मेरे साथ 3 और सहेलियाँ हैं, और समाज कल्याण विभाग की जो मंत्री हैं उसकी अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हर ज़िले पे कलेक्टर के अध्यक्ष पे ट्रांसजेंडर वेलफेयर कमेटी है, और जो एक आइडेंटिटी कार्ड ट्रांसजेंडर व्यक्ति को मतलब दिया जाता है अप्लाई करने पे, और उसमें ये भी चीज़ है कि उसकी बैठक हर 3 महीने में होती है। और उसके बाद इंडस्ट्री पॉलिसी चेंज की गई, हम लोगों ने कराया। इंडस्ट्री पॉलिसी में भी मेल फीमेल के साथ साथ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए भी योजनाएं हैं। उसके बाद स्पोर्ट्स पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों जगह हम लोगों ने पैरवी करते हुए ट्रांसजेंडर सब्जेक्ट को इंक्लूड कराया। कल्चर डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, कल्चर मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन दोनों ही जगह ट्रांसजेंडर को हम लोगों ने जुड़वाया। और कल्चर प्रोग्राम के जितने प्लेटफॉर्म हैं वहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को फिर मौका मिलने लगा। इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए हम लोगों ने प्रशासन एकेडमी, पंचायत ट्रेनिंग सेंटर, SCRT, BEd, डाइट और PTS और पुलिस एकेडमी, FTS मतलब फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, इन सारे जगहों पे ट्रांसजेंडर मॉड्यूल तैयार किया। और आज भी हम वहाँ जाके इस विषय पे बातचीत करते हैं, अपना अनुभव साझा करते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा मन और शरीर अलग अलग था, तो यहाँ पे मेकाहारा और DKS में हमारा मतलब सेक्स रिसाइनमेंट सर्जरी निःशुल्क होता है। और फिर मैंने अपना 2014 फिर में मैंने अपना ड्रेस चेंज किया था, मतलब मैं एक लड़का से लड़की के रूप में, क्योंकि जब मैं कम्युनिटी के HIV की रोकथाम के लिए काम कर रही थी और अपने हक के लिए मैं काम करने लगी, तो मेरे अंदर वो आत्मविश्वास आया, वो इच्छा शक्ति आई, और मैंने कहा कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन मुझे खुद के लिए आवाज़ उठाना पहले ज़रूरी है। और फाइनली मैं फिर लड़की के कपड़ा पहनने लगी, बाल बढ़ाई, फिर मैंने सर्जरी की है। सर्जरी से पहले मैंने काउंसलिंग लिया, और काउंसलिंग लेने के बाद फिर मैंने हार्मोन शुरू किया, और हार्मोन से जो मेरा लड़के का शरीर था वो धीरे धीरे लड़कियों की तरह सॉफ्टनेस आने लगी। और उसके बाद फिर मैंने लेज़र लिया, तो मेरा दाढ़ी मूंछ उससे चला गया, और हार्मोन्स ली तो उससे मेरे शरीर में और तरह का चेंज आने लगा। फिर मैंने टॉप सर्जरी कराया, मतलब ब्रेस्ट इम्प्लांट कराया, और फिर मैंने बॉटम सर्जरी कराई, मतलब जो मेल इंटरनल पार्ट रिमूव करके फीमेल इंटरनल पार्ट डेवलप कराई।
और भी सर्जरी होनी है। फॉर एग्जांपल जैसे कि वाइस की सर्जरी हो सकती है, फेमिनाइन फेस सर्जरी हो सकती है, और थोड़ा बहुत सर्जरी में कराई फेस का, मतलब नोज़ का और चीन का, राइनोप्लास्टिक और चीन रिड्यूस। लेकिन इतने सर्जरी में 4 बार एनेस्थीसिया लग गया और एक उम्र भी हो गई, क्योंकि मेरा ट्रांजिशन बहुत बाद में हुआ। कायदे से तो हार्मोन्स, काउंसलिंग, लेज़र जो है वो 18 साल में हो जानी चाहिए और 20 साल तक सर्जरी हो जानी चाहिए। तो जो बॉडी, शरीर का जो ग्रोथ होगा वो फीमेल की तरह होगा। उसके बाद हम लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में एडवोकेसी की और सब जिलों में हम लोगों ने सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप किया, स्कूलों में भी किया है, कई स्कूलों में भी और भी दूसरे टीचर्स के प्रोग्राम में। और उसी समय पुलिस से थर्ड जेंडर का कालम लाए और कालम लाने के बाद कम्युनिटी के लोग को जागरूक किए, फॉर्म भराए, 3 साल तैयारी किए और 3 साल के बाद फिर 13 ट्रांसजेंडर जो है पुलिस बने। उन लोगों को देख के फिर छोटे छोटे गांव के लोग फिर से बस्तर फाइटर्स के लिए सामने आए और 15 अगस्त 2022 को 9 ट्रांसजेंडर जो है वो बस्तर फाइटर्स के रूप में सेलेक्ट हो गए। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक शेल्टर होम डेवलप किया है जहाँ पे बच्चे आते हैं, 6 महीना साल भर रहते हैं और फिर हम अलग अलग कंपनियों से अप्रोच करते हैं, बातचीत करते हैं, लिंकेजेस करते हैं। तो आज हमारे पास में लगभग 15 लोग जो हैं, 15 नहीं 18 लोग जो हैं वो बालकों में जॉब कर रहे हैं, अच्छी सैलरी है उनकी। और मुझे बता भी दीजिए लास्ट में 43 साल के। उसके बाद टाटा स्टील में काम कर रहे हैं, 32,000 सैलरी है, पीएफ भी पीएफ और लास्ट में रिटायरमेंट के बाद भी उनको जो पेंशन वेंशन है वो सब मिलेगा। 2 BH का घर मिला हुआ है। और फिर 15 किन्नरों के उनके पार्टनर के साथ में हम लोगों ने एक सामूहिक विवाह करवाया 2019 में, वो यूट्यूब पे है, आप लोग देख सकते हैं। 2012 में फिर हम लोगों ने थर्ड जेंडर स्पोर्ट्स मीट कराया। इतना सब कराते कराते मैं भूल गई कि मैं कौन सी जेंडर हूँ। तो मुझे ये लगता है कि इंसान के पास ना काम होना चाहिए और सम्मान होना चाहिए, ठीक है, पेट तो कैसे भी भर जाएगा। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे ये लगता है कि इस नेचर ने मुझे जो दिया है तो मैं भाग्यशाली हूँ, इसलिए मुझे स्त्री और पुरुष दोनों के गुण दिए हुए हैं। तो और ट्रांसजेंडर होने का मुझे प्रिविलेज भी है। अगर लाइन लगी हुई है और मैं जाती हूँ तो मैं पहले पहुँच जाऊँगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, नहीं पूछते घर वाले, नहीं आते, ठीक है, हाँ, लेकिन मेरी सहेलियों के साथ आज भी प्रॉब्लम है। मेरे साथ तो मेरा पार्टनर है, अगर मैं सुबह आई तो उन्होंने कहा कि मैं नाश्ता कर लूँगा, फिर उनका मैसेज आया नाश्ता करी कि नहीं करी, तो मैं बोली कि मैं नाश्ता कर ली हूँ, आप कर लो। तो ये, अगर मैं शाम को 6 बजे तक घर नहीं पहुँचूँ या लंच साथ में नहीं करें तो एक कॉल या मैसेज या कॉल आ जाता है कि तुम कब घर आओगी। तो वो मेरी सहेलियों के साथ में नहीं है, अकेलापन है। लेकिन मैं बहुत पसंद करती हूँ खुद को, मैं खुद की फेवरेट हूँ कि मैं इस दुनिया में जब भी आऊँ मैं इसी रूप में आऊँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई मेरे लिए असामान्य सोच रहा है तो वो व्यक्ति जागरूक नहीं है, उसे इस विषय पे और पढ़ाई करनी चाहिए। हमारे पास थोड़ा टाइम है और मास्टर ट्रेनर बता सकते हैं कितना टाइम है, लेकिन टाइम तो है। तो हम लोग आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, मतलब कुछ आपके व्यू हो, कोई सजेशन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और लेकिन सवाल पूछने का या सजेशन देने का टाइमिंग 1 मिनट रहेगा, है ना। मुझे पता है आप बहुत कुछ बोलना भी चाह रहे होंगे, तो अगर 1 मिनट बोलेंगे तो सब लोग को टाइम मिलेगा, ओके। ठीक, जो यहाँ कोऑर्डिनेटर हैं ले लीजिए। मैम, मेरा नाम लोकनाथ सेन है, कोरबा जिले में करतला ब्लॉक में पदस्थ हूँ। और जब छोटा था तब से मैं एक प्रकार से दिव्यांग लोगों के लिए
काम करते आ रहा हूँ और कुछ समय सक्षम करके संगठन से भी जुड़ा हुआ हूँ। तो पूर्व में जैसे कि बीच में आपने चर्चा में कहा कि ये भी एक प्रकार से दिव्यांगता है, तो पूर्व में एक टॉपिक में आया था मैं कि लैंगिक दिव्यांगता ऐसा कुछ करके सब मतलब विकलांगता कहा था आपने, अब दिव्यांगता बोलते हैं तो कुछ साल पहले मतलब साल 1.5 साल पहले एक बात है कि 13 प्रकार की दिव्यांगता होता था, तो उसको 14 प्रकार के किया गया, 21 प्रकार का आज हो गया है। तो क्या इस प्रक्रिया इसको भी क्या 22वां प्रकार के दिव्यांगता में शामिल करवाया जा सकता है? क्योंकि समाज कल्याण विभाग से बहुत सारे योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो। नहीं सर, इसे दिव्यांगता नहीं कहेंगे, ये तो एक व्यक्ति का साइकोलॉजी स्टेटस है, एक जेंडर है, तो हम किसी जेंडर को डिसेबिलिटी नहीं कह सकते। और मैंने ये कहा था, लोग ये समझते हैं अगर कोई व्यक्ति किन्नर है तो उसके पास में कोई भी यौन अंग नहीं है, या उनके यौन अंग जो हैं वो सक्रिय नहीं है या स्पष्ट नहीं है, तो वो व्यक्ति अलग होता है। जनरली सोचते हैं कि किन्नर लोग ऐसे होते हैं। देखिए, जो व्यक्ति अगर ऐसा पैदा हुआ है तो वो इंटरसेक्स पर्सन है। उसका एक और थोड़ा सा मैं विस्तार से बताती हूँ। हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम गिरा था। आज भी कई ऐसे बच्चे, उसके बाद कई ऐसे जनरेशन आए जिनको कम सुनाई देने लगा, कम दिखाई देने लगा, किसी का कान का विकास नहीं हुआ, किसी का मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ, किसी का शरीर का कोई अंग का विकास नहीं हुआ। हो सकता है कि एक व्यक्ति का इंटरनल पार्ट भी डेवलप नहीं हुआ, लेकिन क्या वो व्यक्ति साड़ी पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो लैंगिक विकलांगता मतलब इंटरसेक्स होना बिल्कुल अलग है और ट्रांसजेंडर होना बिल्कुल अलग है। हाँ, लेकिन इंटरसेक्स में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी साइकोलॉजी उनके बायोलॉजिकली सेक्स से अपोजिट हो। मतलब इंटरसेक्स तो वो इंटरनल पार्ट से हो सकता है वो मर्द हो या औरत हो, बॉडी से, लेकिन उसके बॉडी के अपोजिट उसका जेंडर हो, साइकोलॉजी जेंडर हो, तो वो भी ट्रांसजेंडर हो सकते हैं। लेकिन कितना परसेंट? 1% चांस। 100 इंटरसेक्स पर्सन होंगे, उसमें से 1% चांस होगा कि कोई एक व्यक्ति ट्रांसजेंडर। ठीक है, मैं समझा पाई? ठीक। मैडम नमस्ते। नमस्कार। मैं कमलेश्वर कुमार पटेल, बलागाबाद जिला से। ओके, सॉरी, माफी चाहूँगी। कोई बात नहीं। मेरा प्रश्न थोड़ा इनसे हट के है, जो टॉपिक है आपका, लेकिन जुड़ा हुआ है। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भी हो आप ही, आपके भी पेरेंट्स हैं, आपके भी माँ और बाप हुए हैं, रहे हैं, तो आपके भाई बहन भी हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप अब इतने बड़े पद में आ गए हैं, सम्मानजनक, तो अब उनका भी संपर्क हुआ है क्या उनसे आपका इस टाइप से? ठीक है, थैंक यू। देखिए, मैं अभी भी स्ट्रगलर हूँ। आज भी सरकारी दफ्तर में बाहर ही बैठ के वेट करती हूँ और लोगों से निवेदन करती हूँ कि इस तरह से इंक्लूजन होना चाहिए। बस ये है कि काम का अनुभव बढ़ गया है। ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि मैं अच्छा काम कर रही हूँ, उस चीज़ का फैमिली में एक्सेप्टेंस है। मैं इस जेंडर से हूँ, उस चीज़ का एक्सेप्टेंस नहीं है। और एक चीज़ ये भी है कि जो लोग ट्रेनों पे मांगने जाते हैं, जो लोग बधाई टोली करते हैं, तो जो गरीब परिवार या मिडिल परिवार के लोग रहते हैं, वो लोग उस कम्युनिटी मेंबर को कई बार स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार कर लेते हैं मतलब घर में रह, घर में आ जा, घर में बातचीत कर, क्योंकि भाई भतीजी की शादी करवानी है, घर बनवाना है, गाड़ी खरीदना है, बिजनेस सेटअप करना है। पर उस व्यक्ति को शामिल नहीं करते। उस व्यक्ति को शामिल नहीं करते इन द सेंस कि उसकी ज़िंदगी का कुछ करना है, इसके बारे में नहीं सोचते। वो अकेली है तो उससे पूछा जा सकता है कि कोई है क्या तुम्हारी लाइफ में, या क्या तुम्हारी शादी हो सकती है, या तुम किसी बच्चे को अडॉप्ट करने के बारे में सोच रही हो,
या तुम्हारी किसी प्रकार की सर्जरी लगेगी, तो वो हमारी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचते, पर अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतों को भले हमारे समाज के द्वारा फुलफिल करना है। अब मेरी बहन की मैं बात करूं तो मेरी बहन टीचर है, और अभी की मैं बात करूं तो बहुत प्राउड फील करती है मुझे लेके। और एक समय था जब शर्म महसूस करती थी, और उसका कहना है कि तू बहुत खास है और ईश्वर ने तुझे चुना है, लेकिन मेरे जीजा जी मुझे पसंद नहीं करते, तो वो आती जाती नहीं है, लेकिन फ़ोन में बात होती है, भांजा हो गया, भांजी हो गई, ये सारे लोग जो है वो कनेक्ट है। भाई से बातचीत अभी नहीं होती, क्योंकि जब मैं अपने घर, मतलब मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, तो बड़े भाई से जब मैं प्रॉपर्टी की बात करी तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि तू क्या करेगा, वो तो ऐसे ही बोलते करेगा, ऐसे ही बात करते हैं, तो बोलते तू क्या करेगा, तेरे तो कोई आगे पीछे नहीं है। तो मेरा ये कहना था कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत, बिकॉज मेरे आगे पीछे नहीं, मुझे बुढ़ापे में कोई पानी पिलाने वाला नहीं, तो अगर मेरे पास में कोई धन संपत्ति होगी तो वो मुझे कोई सपोर्ट करेगा। तो फिर फाइनली उन्होंने मुझे डिनाई कर दिया, मुझे कोर्ट जाना पड़ा। मैं 4 साल फरस गाँव और कोंडा गाँव के SDM कोर्ट में केस लड़ी, और फाइनली विकास से विद्या राजपूत के नाम का एक पट्टा बना और मेरी जमीन सेपरेट हुई। मैडम नमस्ते। नमस्ते। मैं कोमल प्रसाद कुर्रे, बलौदाबाजार जिला से। मेरा प्रश्न नहीं है मैडम, मेरा एक अनुभव है। बचपन से हम लोगों का जो आप लोगों को देखने का जो नज़रिया था वो थोड़ा अलग था, और मैं 2012 या 13 के लगभग में एक मूवी आई थी मैडम, कंचना करके। तो उस मूवी को जब से मैं देखा तब से मेरा मतलब थर्ड जेंडर के बारे में तो एक सोच दिमाग में आ गया है, और तब से आप लोगों को जो देखने का तरीका है वो थोड़ा सम्मान वाला भाव से 2012 या 13 से मैडम जी। ठीक। तो अगर आप लोग को अगर कभी समय मिले तो YouTube पे एक मूवी है, पाकिस्तानी मूवी बोल। तो वो 6 बहनों के बाद में एक भाई होता है और वो ट्रांसजेंडर रहता है, तो उसके बारे में एक बहुत अच्छी इमोशनल मूवी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। और आपने देखना है बोल, BOL बोल, बोल BOL बोल, बोल पाकिस्तानी मूवी करेंगे तो पूरा YouTube पे 2.25 घंटा की मूवी है। ज़्यादा नहीं बताती, पर इतना बताती हूँ कि मूवी बहुत अच्छी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। महिलाओं को भी वो मूवी, वो विषय जो है छुआ है, और जो कहानी बताती है तो उसकी मुख्य किरदार बताती है एक बहन, और वो फांसी पे, मतलब फांसी होने वाला रहता है, और उस समय वो स्टोरी बताती है कि किस तरह से उसने खून किया, तो उसके बारे में ही है। उसमें एक ट्रांसजेंडर की भी कहानी है। नमस्कार मैम, मेरा नाम वैभव वर्मा है, मैं कबीरधाम जिला से हूँ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो आपने झेला है वो बचपन में ही झेला है, तो क्या कोई ऐसा मेडिकल चेकअप है जिससे हम पहले ही पता कर लें या बच्चे में ही पता कर लें कि वो किस या महिला में उसका इंटरेस्ट है, या हार्मोन महिला का ज़्यादा है या फिर पुरुष का ज़्यादा है? थैंक यू, आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ये और क्लियर करना बहुत ज़रूरी था। देखिए, ये किसी भी प्रकार का डिसेबिलिटी और हार्मोनल वाला बात नहीं, क्योंकि हम शरीर से तो लड़के रहते हैं, शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोच, सोल, बिहेवियर लड़की का रहता है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये चीज़ बहुत छोटी उम्र में पता नहीं चलती, जैसे जैसे बच्चे को हम ऑब्जर्व करेंगे तो ही हमें पता चल पाएगा कि वो कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और वीडियो का नाम बताती हूँ जिसका नाम है आई एम जेस, तो उसका स्पेलिंग होगा ZASS, ऐसा कुछ है, ZASS। तो ये एक बाहर का स्टोरी है जिसमें एक ट्रांसजेंडर बच्चा रहता है। स्कूल के दिनों में ये देखा जाता है कि वो जो बच्चा है वो अपनी बहन की जो फ्रॉक है उस फ्रॉक को ज़्यादा पहन रहा है, मेकअप ज़्यादा कर रहा है,
तो उसके माँ बाप उसको डांटते हैं, मना करते हैं, लेकिन बार बार बच्चा वही करता है। वो दीदी के शूज़ पहनेगा, दीदी के चप्पल पहनेगा, दीदी के फ्रॉक पहनेगा। तो उनके माँ बाप क्या करते हैं, फाइनली एक डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास में, साइकोलॉजिस्ट के पास में, और वहाँ पे फिर बताते हैं कि इस बच्चे का बिहेवियर ऐसा है या बच्चा ऐसा कर रहा है। तो उनके यहाँ 2 बड़े भाई थे, एक बहन थी और एक वो बच्चा था। तो फाइनली डॉक्टर के पास उसके माँ बाप लगातार उस बच्चे को दिखाने के लिए 6 महीना जाते हैं। फिर उसके बाद माँ बाप की काउंसलिंग होती है। तो पूरी 2 साल की काउंसलिंग होती है। तब माँ बाप को ये समझ में आता है कि उनका जो बच्चा है वो ट्रांसजेंडर चाइल्ड है। तो फिर उन लोग उस बच्चे को स्कूल भी फ्रॉक में पहनते हैं, भेजते हैं। उसके लिए सेपरेट टॉयलेट होता है स्कूल में। उसके बाद वो लड़कियों के साथ ही गेम्स खेलती है। और धीरे धीरे फिर उसका 16 साल में हार्मोन्स होता है। काउंसलिंग तो शुरू से ही हो रहा था, फिर लेटर होता है 18 साल में, फिर 22-23 साल में फिर उसकी सर्जरी होती है। और उसका पूरे लाइफ का वीडियो है और उसके नाम से टेक्स्ट बुक भी बना हुआ है। आई एम जेस बुक करोगे तो उसका एक PDF दिखेगा आपको। PDF थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा, हालांकि वो कुछ $1 का है, लेकिन कुछ कुछ किताबें हैं वीडियो के रूप में। उसमें कैसी थी वो, फिर वो क्या पसंद करती थी, फिर किन के साथ खेलती थी, फिर फ्रॉक कब पहनी, हॉस्पिटल कब गई, अभी कैसी है, उस पूरे वीडियो में है। तो वो चीज़ें हैं। मतलब ये साइकोलॉजी जेंडर है। बच्चा जब 5-6 साल का होगा तो उनका बिहेवियर पता चल सकता है। कई बच्चों का 9 साल 10 साल में बिहेवियर से पता चलेगा। कई लोगों का 18 साल 19 साल की उम्र में पता चलेगा कि ये बायोलॉजिकली तो लड़का है पर ये साइकोलॉजी लड़की है। और कोई व्यक्ति को एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे को आप ट्रांसजेंडर टैग मत लगाइए। अगर बच्चा लड़का हो के लड़की जैसा बिहेवियर है और लड़की हो के लड़का जैसा बिहेवियर है, तो आप उसके साथ किसी भी प्रकार का बुलिंग या हरासमेंट या किसी भी प्रकार का शोषण जो हो रहा है उसको रोकिए। और उस बच्चे के अंदर जो भी कला है, जो भी हुनर है, उसको मोटिवेट कीजिए। तो आप ऐसे अगर बच्चा दिखे अपने स्कूल कार्यकाल में या स्कूलों में, तो आप उसके साथ एक दोस्ती का रिश्ता बनाएं। ठीक है। नमस्ते मैम, मेरा नाम टिकेंद्र हिरवानी है, राजनांदगांव जिला से। नमस्कार। ये आखिरी क्वेश्चन है। मैम इधर मैम हाँ बोलिए। मैम एक लाइन में सवाल और मेरा एक लाइन में जवाब। बस एक लाइन में सवाल। हाँ। जैसे पता चलता है 17-18 उम्र में कि ये लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब काउंसलिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ काउंसलिंग कहाँ अवेलेबल है? साइकेट्रिस्ट के पास में ऐसे डॉक्टर ढूंढना पड़ेगा जो। और ये भी बात है कि कई जो साइकेट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है वो ट्रांसजेंडर नहीं पढ़े हैं, तो वो गलत काउंसलिंग भी कर देते हैं। कई बार ये लड़का और लड़की जैसा बिहेवियर कर रहा है तो उसको हार्मोन्स का दवाई दे देंगे लड़कों वाला, या तो फिर बोल देंगे कि इसको किसी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। तो एक अच्छा साइकेट्रिस्ट पता लगाना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर पीरियल है यहाँ पे, डॉक्टर पीरियल है पीछे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है रायपुर, मेकाहारा है रायपुर, DKS है रायपुर, एम्स है रायपुर, उन सारे जगह ले जा सकते हैं। और गूगल पे तो सब मिल जाएंगे ना, आजकल तो आपके हाथ में ही सारा इन्फॉर्मेशन है। एक सवाल और है ये। हाँ चलिए बोलिए। मुझे माफ़ कीजिए, मैं अब आपकी स्कूलों में आके सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करूँगी, तो मेरा नंबर जो है ना वो वो जो फोटो खींच रहे थे उनके पास तो आप ले लीजिएगा। जिनके जो सवाल बचे हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं सवाल ले लूँगी, ठीक है। वॉइस मैसेज मुझे कर दीजिए मैडम, हमको ये जानना था करके, तो वो दे दूँगी। दूसरा,
मेरी तरफ से आप सब लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, इसी तरह खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और आगे बढ़ें और जल्दी जल्दी प्रमोशन हो। हेलो मैम, मेरा नाम येनू देशमुख है। मैम, आप जो फरस गांव की बात कर रहे हैं, मैं वहीं रहती हूँ, कोंडा गांव जिला। जी मैम। अरे वाह। और मेरे कोर्स में 8वीं की बुक में है प्रीति लिंक का बोर्ड। तो ना मैं बहुत सोचती थी मैम कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। अब मुझे बुक की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के सामने पेश कर सकती हूँ। तो थैंक यू मैम। थैंक यू, अच्छा लगा। और आप सब लोग को खूब सारा प्यार। आप लोगों को ये सेशन लगा कैसा? बहुत अच्छा। लगा ना? इसकी आवश्यकता थी? यस सर। मैडम, मैं स्वयं मास्टर ट्रेनर के रूप में काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ और आपको मिलने की बहुत इच्छा थी मेरी, सो आज पूरी की। और आपने हमारे बच्चों को ज्ञान के साथ साथ अपना पावन आशीर्वाद जो प्रदान किया है, उसके लिए मैं इस पूरी सदन की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ।